अमला, अरे आज इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी से मेरे ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल दो। बोलते हुए शिशिर अमला को ढूंढते हुए बैठक में आया तो देखा अमला अखबार उठाकर ला रही थी और साथ ही थोड़ा रुक रुक कर मुख्य समाचारों पर भी नजर डालती जा रही थी। शादी के शुरुआती दिनों में शिशिर अमला को सुबह सुबह अखबार पढ़ते देखकर छेड़ते हुए जरूर कहता कि ओहो, तुम और तुम्हारा ये न्यूज़पेपर से प्यार, सारी खबरें पढ़े बिना तुम्हें चैन ही नहीं है। बदले में अमला भी मुस्कुराते हुए जवाब देती, क्या करूं, जब तक खबरें ना पढ़ लो मुझे कुछ अधूरा सा लगता है। पर वो तब की बात थी जब दिन सोने के और रातें सुनहरी सी हुआ करती थी। आज अमला के हाथ में अखबार देखकर और उसे यूं हेडलाइन पढ़ते हुए धीरे धीरे आता हुआ देखकर शिशिर को गुस्सा आ गया। वैसे ही उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, सो वह थोड़ी तेज आवाज में झुंझला कर बोला, ओफो अमला, तुम भी ना, तुम्हें जरा भी समय का अंदाजा है? अभी मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। तुम तो दिन भर में कभी भी पढ़ लेना अखबार, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना होता है, दिन भर घर में ही तो रहती हो। यह ऐसा जुमला था जो अमला के कान में अब बहुत चुभने लगा था। सुबह जब उसे उठने में जरा सी देर हो जाती तो उधर से सास आवाज लगाते हुए किंचित हुड़कते हुए यही तो कहती थी कि अब उठ भी जाओ, दोपहर में अपनी बाकी नींद पूरी कर लेना, तुम्हें कौन सा काम पर जाना होता है। बच्चे भी गाहे बगाहे कभी बोलकर तो कभी अपने हाव भाव से यह दर्शा ही देते थे कि मम्मी आप नहीं समझोगी, आप तो घर पर ही रहती हो। अब सबके ऐसा बोलने पर अमला को एहसास हो रहा था कि बच्चों और परिवार के बीच अमला खुद को भूल गई थी और आज उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने खुद के प्रति कैसा अन्याय किया था। आज शिशिर व बच्चों के जाने के बाद जब अमला नहाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता लेकर गई तो ससुर जी ने भी कह ही दिया, बहू आज तुम्हें देर हो गई, इतनी सुबह सुबह तो उठती हो, जल्दी से हमारा नाश्ता बना दिया करो, फिर तो तुम सारा दिन घर में ही रहती हो, अपने बाकी काम तो तुम बाद में भी कर सकती हो। अमला समझ गई कि उनका इशारा किस तरफ था। दरअसल अमला को सुबह सुबह जल्दी नहाने की आदत है। जब वह शादी के बाद सुबह सबसे पहले नहाकर आती तो यही सास ससुर उसकी इस अच्छी आदत के कसीदे पढ़ते रहते थे। यही बाबूजी थे ना जो सबके सामने अपनी बहू के गुण गाते हुए कहते, ई तो हमारी लक्ष्मीनिया बहू है, देखो ना सुबह सुबह एकदम घर को पावन कर देती है। और सास भी तब अमला से कितना प्रभावित रहती थी। अपने रिश्तेदारों को फोन पर कहती, आजकल घर में सुबह सुबह अगरबत्ती की खुशबू सुवासित रहती है, सुबह सुबह नहाई धोई बहू को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम साक्षात देवी का रूप है तेरी भाभी। यह तब की बात थी जब नई नई शादी थी। शिशिर उसे सिर माथे पर बिठा कर रखता था। आज का सच ये था कि वक्त के साथ सब थोड़े स्वार्थी से हो गए थे। अमला ने सबकी सेवा करते हुए सबको थोड़ा आराम पसंद बना दिया था। सबके पीछे भागते हुए उसने खुद को इस कदर खो दिया था कि सबको लगता अमला सबसे पहले उनका काम कर दे, फिर अपने लिए कुछ कर ही ना करे। और उसके लिए तो यह जुमला तैयार ही रहता था कि तुम घर पर ही तो रहती हो, अपना काम बाद में कर लेना। और आज सुबह का भी यही दृश्य था। घर में सब चाहते थे कि सबका काम पहले हो, तब अमला अपना काम किया करे, यहाँ तक कि वह सबका काम करके खुद नहाया धोया करे। मतलब यह कि जो काम अमला को अपने लिए करना होता था और जिस काम से उसे खुशी मिलती थी, वह काम उन लोगों के लिए महत्वहीन था। और सब यह जता देते थे कि
पहले हमारा काम कर दो, तुम तो घर में ही रहती हो, तुमको कौन सा काम पर जाना होता है, इसलिए तुम अपना काम बाद में कर लिया करो। एक तरह से घर की जिम्मेदारी और काम के बीच अमला का अस्तित्व गौण होकर रह गया था। अब अमला उन्हें कैसे बताती कि वह घर सारा दिन जरूर रहती है, लेकिन उसके एक एक मिनट बंधे हुए हैं। अगर वह शिशिर व बच्चों के जाने के बाद तुरंत ना नहाए तो फिर महरी आ जाएगी और फिर आज के कपड़े रह जाएंगे जो बाद में अमला को खुद धोने पड़ेंगे। इन दिनों अमला के कमर में दर्द रहने लगा था, इसलिए उसे कपड़े धोने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। रोज रोज वॉशिंग मशीन लगाओ तो सास का सुनाना शुरू हो जाता कि 4 कपड़ों के लिए भी मशीन चालू कर देती है। सो इस चिक से बचने के लिए अमला ने काम वाली बाई को ही कुछ पैसे और बढ़वाकर कपड़े धोने को भी रख लिया था। उसके पैसे बढ़ाते वक्त अमला ने जब कहा था कि उसे रोज के कपड़े धोने पड़ेंगे, तो काम वाली बाई लक्ष्मी ने भी कहा था कि वॉशिंग मशीन है तो आप मुझसे कपड़े क्यों धुलवाओगी। अमला ने कहा था कि मुझसे नहीं होता और अम्मा, बाबूजी, शिशिर, मेरे और बच्चों के कपड़े, रोज के कपड़े तुम्हें धोने होंगे। एक बात उसने गौर किया था कि काम वाली बाई लक्ष्मी के मुंह पर भी यह अबोला सा सवाल था कि तुम तो घर में रहती हो, तुम क्यों नहीं कपड़े धो लेती। एक तरह से वह इस बात को सुन सुनकर तंग आ गई थी कि हर किसी के चेहरे के हाव भाव और बोली में यह तंज रहता था कि तुम घर में रहती हो तो तुम्हारा अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई खास अस्तित्व नहीं है। घरेलू महिलाओं के लिए अपने लिए कुछ करना एक तरह से किसी को बर्दाश्त नहीं होता था। जब कभी छुट्टियों में उसकी ननद बरखा आती, जो कि अपने पति अशोक जी के बिजनेस में हाथ बटाती थी, तो वह भी सुनाने से बाज नहीं आती कि भाभी, आप तो घर में रहती हो, इसलिए घर इतना व्यवस्थित रख पाती हो। ऊपर से आपके साथ अम्मा, बाबूजी भी रहते हैं तो काफी मदद हो जाती होगी। बस आपके पास तो टाइम ही टाइम है, तो आप स्पेशल डिश रोज ही बना सकती हो या फलाना काम कर ही सकती हो। मैं और अशोक जी तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं, शाम को ही घर आ पाते हैं। मुझे तो रसोई में झांके हुए भी बहुत दिन हो जाते हैं, पर मेरे दोनों बेटे अन्नू और मन्नू बहुत समझदार हैं, अपनी वर्किंग मॉम की परेशानी समझते हैं, इसलिए बहुत कोऑपरेट करते हैं। आपके दोनों बच्चे तो अभी भी आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इन्हें तो माँ 24/7 अवेलेबल मिलती है ना। आपका सही है भाभी, घर में आराम ही आराम। कहकर बरखा जब हंसती तो उसकी हंसी में सास की सम्मिलित हंसी भी शामिल रहती थी। और कई बार तो अमला को समझ नहीं आता था कि बरखा दीदी उसकी जीवन शैली पर और घरेलू महिला होने पर ईर्ष्या कर रही हैं या तंज कस रही हैं, क्योंकि अमला की खुद की कोई जिंदगी तो थी नहीं। उसे शायद ही कभी 24 घंटे में कुछ मिनट खुद के लिए मिलते हों। उसे पढ़ने का, पेंटिंग का, खुद को टिप टॉप रखने का कितना चाव था, पर धीरे धीरे गृहस्थी, बच्चों और बुजुर्ग सास ससुर का ख्याल रखते हुए कब उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था, उसे पता ही नहीं चला। कई बार बरखा दीदी के शब्द बाण उसे अंदर तक भेद देते। वह रोने रोने को हो आती। कई बार एकांत में पुरानी अमला को याद करके बहुत रोती भी थी। फिर सास, ससुर, बच्चे या पति की आवाज पर चकरघिनी की तरह इस काम से उस काम के बीच आंसू भी सूख जाते और एक गृहिणी की जिम्मेदारी निभाते निभाते एक स्त्री कहीं खो जाती। इस बार तो बरखा दीदी ने उसके मर्म को चोट पहुंचा दिया। अब के गर्मियों की छुट्टी में जब बरखा दीदी आई तो अमला के सफेद होते बालों की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ी, ये क्या भाभी,
आपके बाल तो सफ़ेद होने भी शुरू हो गए। आप तो अभी से बुढ़ा गई। लगता है आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। मुझे देखो, मैं आपकी हम उम्र ही तो हूँ, पर आपसे कितनी छोटी दिखती हूँ। आप थोड़ा खुद पर ध्यान दिया करो, कहीं भैया किसी और तितली पर ना मंडराने लगें। मैं तो अपने रूप के जाल में अशोक जी को बांध कर रखती हूँ। कहकर जब बरखा इतराई तो अमला अंदर तक कुढ़ गई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई थी। भला ननद को कुछ बोल भी कैसे सकती थी। अमला को असलियत पता थी कि वैसे तो उनका काम इतना बड़ा नहीं था और बरखा नाम मात्र को पति की बिजनेस में हाथ बटाती थी और बस कुछ ऊपर का काम ही उसे करने के लिए रहता था। इसके अलावा उन्होंने घर में काम वाली बाई भी लगा रखी थी और खाना बनाने वाली अलग से थी। और फिर बरखा दीदी को तो सास ससुर के साथ भी नहीं रहना पड़ता। लेकिन यह सब बात अमला कह थोड़ी सकती थी। एक तरफ जहां बरखा दीदी अमला सास ससुर के साथ रहने के फायदे गिना रही थी, वही वह यह इंगित करना कैसे भूल जाती थी कि अमला को सास ससुर के साथ रहने में कितना त्याग करना पड़ता था, कितना तो एडजस्ट करना पड़ता था, यह अमला ही जानती थी। और अगर सास ससुर के साथ रहना इतना ही आनंदमय है तो खुद बरखा दीदी क्यों नहीं अपने सास ससुर को अपने संग रख लेती हैं। सब कहने की बातें हैं, अमला सोचती। फिर उसे यह चिंता भी रहने लगी थी कि अब वह पहले की तरह आकर्षक और सुंदर नहीं रही। कहीं अब शिशिर का प्यार उसके लिए कम तो नहीं हो गया। कहीं बरखा दीदी जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो सच हुआ तो अमला तो जीते जी मर जाएगी। आखिर इतना त्याग वह शिशिर और उसका प्यार पाने की खातिर ही तो कर रही है। उसे जल्दी ही पता चल गया कि शिशिर की नज़रों में उसका आकर्षण कुछ तो कम हो रहा है, वरना वह उसे आज विशेष हिदायत के साथ पार्लर नहीं भेजता। अमला को एहसास हो रहा था कि एक घरेलू स्त्री को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आए दिन कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसका अंदाजा वही लगा सकती है जो इस दौर से गुजर रही हो और जिसने घर परिवार पर अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें तक न्योछावर कर दिए हों। आज पूरे 2 महीनों बाद समय निकालकर अमला ब्यूटी पार्लर आई थी, वह भी इसलिए कि शिशिर के ऑफिस में एनुअल डे था और सबको अपनी पत्नी के साथ आना था। तो शिशिर ने उसे सुबह पैसे देते हुए कहा था, जरा पार्लर हो आओ, बाल अच्छे से कटवा लेना और कलर भी करवा लेना, ऐसा न लगे कि तुम हाउसवाइफ हो। इस तरह से तैयार होना जैसे कि स्मार्ट वुमेन तैयार होती है। वैसे तो अमला पार्लर जाने के नाम से खुश हुई थी, लेकिन शिशिर की बातों में जो तंज कसा हुआ था उससे उसका मन बुझ गया था और खुद को सजाने संवारने का सारा उत्साह जैसे ठंडा पड़ गया था। आज पार्लर में बहुत भीड़ थी और ज़्यादा लड़कियां मेहंदी लगवाने का इंतजार कर रही थी। उन्हें शाम को किसी शादी में जाना था। उधर पार्लर की मालकिन आरती थोड़ी बौखलाई हुई सी भी थी। शुरू से ही अमला को मेहंदी के डिजाइन बनाने और मेहंदी लगाने में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कोर्स भी किया हुआ था। शादी के पहले वह एक पार्लर में काम भी करती थी। शादी के बाद तो घर गृहस्थी के झमेले में ऐसी पड़ी कि खुद के लिए समय निकालना ही मुश्किल हो गया था। तब उसे याद आ रहा था जब वह पार्लर में काम करती थी तो तब अपनी मीठी बोली से कैसे कस्टमर का दिल जीत लेती थी और कैसे फटाफट सबको निपटाती जाती थी। आज यहाँ पार्लर की मालकिन आरती यही कह रही थी कि यहाँ मेहंदी लगाने वाली अभी तक नहीं आई है और शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए मुझे इतने सारे कस्टमर को संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तभी न जाने अमला को क्या सूझा कि उसने कहा, जब तक मैं अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हूँ
क्यों ना मैं एक दो लड़कियों को मेहंदी लगा दूं। उसकी बात सुनकर आरती खुश हो गई। हमेशा वह इसी पार्लर में आती थी, तो पार्लर की मालकिन आरती से उसकी दोस्ती हो गई थी। अरे वाह अमला, इससे तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा, और जब तक मेहंदी लगाने वाली आएगी तब तक जो कस्टमर वेट कर रही हैं उनकी खींच भी कम होगी। अभी लगाती हूँ मेहंदी, कहकर अमला उत्साह से भर गई और आधे घंटे से उसने लगभग 5-6 लड़कियों के हाथ में बहुत सुंदर सी मेहंदी लगा दी थी। इसे देखकर आरती भी आश्चर्यचकित हो गई और लड़कियां भी उस डिजाइन को बहुत पसंद कर रही थी। सबसे आश्चर्य की बात थी, उसके सामने ना तो कोई डिजाइन की किताब खुली हुई थी, ना ही वह मोबाइल में देखकर कुछ डिजाइन बना रही थी। जो बना रही थी अपने मन से और बहुत सुंदर, एक तरह से यूनिक डिजाइन थे, और कल्पना शक्ति भी उसकी कमाल की थी। वाह कमला, यह देखकर तो लग रहा है कि तुमने प्रोफेशनल मेहंदी का कोर्स किया है। तुम्हारे हाथ इतने सधे हुए हैं, और कितनी पतली, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है तूने लड़कियों के हाथों में। आरती ने आश्चर्य से कहा, मैं शादी के पहले एक पार्लर में काम करती थी और मैंने मेहंदी के डिजाइन का प्रोफेशनल कोर्स भी किया हुआ है। मुझे आईब्रो, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब आता है। शादी के बाद बस घर परिवार में जो शादियां होती हैं उसी में लड़कियों को मेहंदी लगाकर अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। अमला थोड़ा झिझकते हुए बोली, वाकई तुम तो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती हो। कहते हुए आरती उसके बालों पर ड्रायर चलाने लगी। अमला अब अपने बाल कटवा चुकी थी। कलर करवाने के बाद उसका लुक भी थोड़ा चेंज लग रहा था, और आईब्रो, फेशियल सब करवाकर तो चेहरे पर और भी निखार आ गया था। जब वह जाने को हुई तो आरती उसे छोड़ने बाहर को आई और उसके हाथ में 1000 रुपये पकड़ाते हुए बोली, तूने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई और सही समय पर मेरी मदद करके तुमने इस पार्लर की भी इज्जत रख ली। वैसे तो पैसे की कोई बात नहीं है, कम या ज़्यादा मिलता रहता है। शादी का सीजन है तो मेहंदी लगाने पर बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन इससे हटकर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। क्यों नहीं तुम दोपहर में थोड़ा समय निकालकर मेरे साथ पार्लर में मेरा हाथ बटाती हो? तुम बाकी चीज़ें भी सीख जाओगी और मेरी मदद हो जाएगी। तुम इतनी अच्छी सहेली हो और विश्वास की पात्र भी हो, तो एक तरह से हम दोनों मिलकर और अच्छा काम कर पाएंगे। मैं कैसे पार्लर का काम कर सकती हूँ? घर का काम कौन करेगा? घर में फिर सबको मेरी ज़रूरत है। बोलते हुए अमला की आवाज़ काम सी गई। उसे याद आ गया जो वह अपने लिए अक्सर सुना करती है कि तुम तो दिन भर घर में ही तो रहती हो, तुमको कौन सा ऑफिस जाना होता है। आरती के थोड़ा जिद करने पर अमला तो मान गई, पर अमला के घर वालों को मनाने के लिए बहुत जतन करना पड़ा था। शिशिर ने तो छूटते ही मना कर दिया कि अमला, तुम्हें करना हो तो किसी ऑफिस में काम कर लो, ये पार्लर में काम करके क्या होगा। मैं कमा तो रहा हूँ, बस तुम ऐश करो। अम्मा बाबूजी और बच्चों का ध्यान रखो। अब बच्चे भी कहने लगे कि मम्मी, अगर आप दिन भर काम पर जाओगी तो हमारा होमवर्क प्रोजेक्ट कौन करवाएगा। अमला को हंसी आ गई कि अब सबको याद आ रहा है कि मेरी क्या अहमियत है, कि मैं भी घर से बाहर जा सकती हूँ। अभी सबसे बड़ा शगुफा तो सास ससुर के सामने फूटना था। सास तो एकदम सुनकर फट पड़ी। ये तुम्हें क्या सूझी बहू? अब तुम्हें भला ब्यूटी पार्लर में काम करने की क्या सूझी भला? तुम काम पर चली जाओगी तो भला घर का काम समय पर कैसे होगा? फिर मेरा और बाबूजी व बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? सुनकर अमला स्मित मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर दृढ़ शब्दों में बोली, माँ जी,
सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर सुबह का नाश्ता मैं बनाकर जाया करूँगी। दोपहर और रात का खाना बनाने वाली रख दिया है। आखिर बरखा दीदी भी तो काम करती हैं और उन्होंने भी खाना बनाने के लिए सहायिका रखी है। इस तरह घर का काम भी चलेगा और 4 पैसे घर में एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे। अमला की बातों में दम था और उसकी आवाज में दृढ़ता, लिहाजा कोई उसकी बात काट नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद घर की उचित व्यवस्था करके उसने दोपहर का कुछ समय और शाम का कुछ समय पार्लर में देना शुरू कर दिया। पार्लर में काम करने की वजह से वह सेल्फ ग्रूमिंग में भी ध्यान देने लगी। अब पहले के मुकाबले ट्रेंडी दिखती और अपना ध्यान भी रखती। साथ में कुछ पैसे भी आने लगे थे तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। अब उसे कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि तुमको कौन सा काम पर जाना होता है, क्योंकि अब अमला भी काम पर जाती थी और साथ में सुबह सुबह जब कुछ देर को अखबार की हेडलाइन पढ़ती तो कोई उसे अब नहीं टोकता था। अब अमला के पास अपना एक काम था, अपना एक अस्तित्व था और उन सब से बढ़कर था एक स्वाभिमान, खुद के अस्तित्व को स्थापित करके जो आत्मविश्वास आता है, वह अब अमला अच्छे से महसूस कर रही थी। शिशिर की बातों में भी अमला के लिए एक इज्जत होती थी और सास भी अब उस तरह से दुरदुरा कर बात नहीं करती थी। ना ही ससुर जी उसे काम पर नहीं जाने के ताने देते और न ननंद रानी बरखा अब अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर बता पाती थी, क्योंकि अब अमला खुद के लिए खड़ी हो गई थी। जब एक इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तो उसे कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता और ना ही कोई कमतर आंक सकता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।